दोस्तों नमस्ते। आज मैं बात करने वाला हूं अजमेर दरगाह को लेकर। और अजमेर दरगाह में 1992 में जो 100 से अधिक हिंदू लड़कियों का जो बलात्कार हुआ था उसके ऊपर आखिर ये मामला अभी क्यों चर्चा में है और क्यों इस पर बात की जानी चाहिए और क्यों बात करने की ज़रूरत है। मामला यह है कि अब भी अजमेर दरगाह को लेकर एक फ़िल्म का अनाउंसमेंट किया गया है अशोक पंडित के द्वारा। वो फाइनेंसर इस फिल्म के, उन्होंने अजमेर 92 के नाम से एक फिल्म का अनाउंसमेंट किया है जिसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म को रोका जाना चाहिए। तो मामला क्या है? मामला यह है कि उस समय 1992 में अजमेर दरगाह के जो चिश्ती थे, दो चिश्ती परिवार से संबंध रखने वाले, जो उसी अजमेर दरगाह के देखरेख करने वाले थे, जो कांग्रेस से जुड़े हुए यूथ अध्यक्ष थे अजमेर के, फारूक चिश्ती, उसने और उसके भाई ने मिलकर, और इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, इन लोगों ने मिलकर उस समय 1992 में अजमेर में 100 से अधिक हिंदू लड़कियों का यौन शोषण किया, उनका बलात्कार किया, उनका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और बहुत सारी घटनाएं हुई। उसमें कुछ एक आध लड़की ने आत्महत्या कर ली। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अब इसको लेकर एक फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया अजमेर 1992। हुआ क्या है कि पिछले साल जब एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, तो वो सच्चाई पर आधारित थी और उसने बहुत सारा कारोबार किया। इंडिया में लगभग 300 करोड़ के आसपास का कारोबार हुआ। उसके बाद एक और फिल्म आती है केरला स्टोरी, वो फिल्म भी लगभग 300 के आसपास पहुंच चुकी है। 300 करोड़ के आसपास का कारोबार करने के लिए लगभग 30 करोड़ की फिल्म होगी, 30-32 करोड़ की या 50 करोड़ की, तो क्या दिक्कत है, फिल्म तो कमा ही ली। तो इसकर लेकर एक फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया अजमेर 92, और उसके साथ में एक फिल्म और आ रही है 72 पूरे। इसको लेकर अब लोग तमाम बात करने लगे हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूं अजमेर 92 के ऊपर में। आखिर मामला क्या है, आखिर क्यों उसका विरोध किया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम अक्षत है और आप नेटवर्क 7 देख रहे हैं, और आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करते आगे चले, ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने का और हौसला मिले। तो मैं मुद्दे पर आता हूँ। फिल्म को लेकर जो विरोध है वो पहला मैं इस पर बात करूँगा आगे और पूरा मामला बताऊँगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि इसके विरोध करने वाले कौन हैं। स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूँ। डॉक्टर शोएब जमई, आप इसको पहचानते हो, बहुत ही घटिया किस्म का आदमी, आप इसको पहचानते होंगे, टीवी पर बराबर आता है। अब ये घटिया हरकत, इसने लिखा है कि अब ये घटिया हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजमेर 92 और 72 हूर जैसी फिल्में अगर रोकी नहीं गई तो अनर्थ हो जाएगा। आतंकवाद दिखाने के बहाने मुस्लिम मान्यताओं के साथ भद्दा मजाक अब नहीं सहा जाना चाहिए। अजमेर शरीफ दरगाह को बदनाम करने वाले षड्यंत्र को रोकना है तो तभी सबको साथ आना होगा। सूफी संत की बात करने वाले भाजपा और प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों हैं? अजीत डोभाल से मिलने वाले सूफी मौलाना चुप क्यों हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पर बोलने से कुछ नहीं होगा, इनके प्रोड्यूसर से पूछना होगा। अगर आज इनको रोका नहीं गया तो मुझे अंदेशा है कि कल ये अपने जो भगवान है उसका नाम, जो अल्लाह है, इनका नाम लेते हुए, नबी मोहम्मद का नाम लेते हुए इसने लिखा है कि इनके ऊपर घटिया फिल्म बना देंगे और आप और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसे दिन आने से पहले इन एजेंडाधारी लोगों को रोकना जरूरी है। रजा अकादमी मुंबई अभियान को लीड करे। अशोक पंडित मुंबई में ही रहता है, बाकी हम देख लेंगे। ये शोएब जमई आखिर कहना क्या चाहता है? ये लोगों को उकसाना चाहता है? आखिर ये कैसे धमकी देने वाला ट्वीट कर सकता है? अरे पूरा खुलकर लिख देते कि हाँ बाहर निकलो, रोड पर मारकाट करो, जब तुम इतना लिख ही रहे हो। और आपको बताता चलूं कि ये जो राजा अकादमी है, ये वही अकादमी है जिससे बहुत सारे लोगों ने पूर्व में भी दंगा फसाद किया है, दंगा भड़काया है, और कई लोग इसके जेल में भी है अभी। तो ये बताइए, राजा अकादमी को बता रहा है कि आप ऐसा कीजिए, और ये वही इंसान है जो टीवी पर आता है और चिक चिक कर कहता है कि मैं सबसे बड़ा सेकुलर हूँ, लेकिन आज ये धमकी दे रहा है। खैर, हम इससे आगे बढ़ते हैं। मामला 1992 का है, जब ये मामला लोगों के सामने आया। अब बता दें कि चिश्ती परिवार अजमेर दरगाह को संभालने का काम क्या करता था। फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती इस मामले के मुख्य आरोपी थे, जो कि चिश्ती दरगाह जो कि अजमेर दरगाह से संबंध रखते थे, और ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। फारूक चिश्ती यूथ कांग्रेस का
अजमेर यूनिट का अध्यक्ष था। अब आप सोचिए कि कांग्रेस का यूनिट अध्यक्ष होते हुए इसने क्या कुकृत्य किया। अब इस मामले को जो पर्दाफाश किया वो पत्रकार थे संतोष गुप्ता। वो बताते हैं, मामले का पर्दाफाश करने वाले संतोष गुप्ता बताते हैं कि जब 2 चिश्तियों ने होटल के मालिक को बुलाकर वहां बैठी सभी लड़कियों को आइसक्रीम खिलाने को कहा, तो ऐसे कई फिल्मी तरीकों से ही उस समय स्कूल कॉलेज की लड़कियों को फंसाया गया। ऐसा ही मामला सामने आया जब गैस कनेक्शन और कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के नाम पर एक लड़की को फंसाया गया, उसका शारीरिक शोषण हुआ, दुष्कर्म किया गया और पीड़िता की वीडियो बनाई गई, जिसके बाद उसे धमकाकर अन्य लड़कियों को लाने के लिए मिलवाने के लिए दबाव बनाया गया। अब आप सोचिए कि इनका तरीका क्या था। इनका तरीका था कि जो स्कूल कॉलेज की लड़कियां आके वहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, और रेस्टोरेंट का नाम है अजमेर में 90 के दशक में 2 ऐसे रेस्टोरेंट थे जहाँ मुख्यतः सोफिया और सावित्री स्कूल की लड़कियाँ जाया करती थी। यहीं से इन रसूखदार चिश्ती परिवार के लोग उनको फंसाना आरंभ किया। तो जो वहाँ पे आसपास जो स्कूल कॉलेज थे वहाँ की लड़कियाँ यहाँ पे जाया करती थी रेस्टोरेंट में, और इन लोगों ने टारगेट किया कि लड़कियों को कैसे फंसाया जाए। तो ये जाते थे, जब लड़कियाँ आती थी तो उनको ये आइसक्रीम खिलाते थे, चॉकलेट देते थे, उनके बहाने उनसे दोस्ती करते थे। और मामला यहाँ तक था कि कांग्रेस की सदस्यता, एक पार्टी की सदस्यता और गैस सिलेंडर दिलाने के नाम पर इन लोगों ने लड़कियों का शोषण किया। उसमें से एक लड़की का इन लोगों ने वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद उस लड़की को डराया धमकाया, उसको कहा गया कि तुम और लड़कियों को लाओ। मतलब कि एक के बाद एक कई लड़कियों को इन्होंने अपने जाल में फंसाया। मामला 1990-92 के बीच स्कूल कॉलेज की 100 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण करने का है, और इनका दुष्कर्म किया गया, फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया गया। जब सितंबर 1992 में मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने 6 चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पहले 8 और फिर 18 आरोपियों के नाम शामिल हुए, और इसमें 145 लोगों की गवाही की गई। पुलिस के अनुसार 100 से अधिक पीड़िताएं थी, परंतु केवल 17 ही गवाही देने को तैयार हुई, और जिसमें सभी आगे चलकर बयान, उसमें से कुछ आगे चलकर बयान से पलट भी गई। मजबूरियां होती हैं भाई। आप हमारे कोर्ट में क्या होता है कि हम एक ही मामला को बार बार रिपीट करते हैं, उनसे वही सवाल बार बार दोहराया जाता है। कैसे आपको छुआ होगा, कहाँ पे छुआ होगा, कहाँ पे ले गया, क्या किया, कैसे छुआ, कहाँ ले गया, कौन था वहाँ पर, किस एंगल से आपको किया, किस रूम में ले गया। भाई आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आप एक बलात्कार पीड़ित लड़की को आप उससे ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, आप उसको फिर वही सब याद दिला रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ, आखिर क्या बीतता होगा उसके ऊपर में। ये सोचने की बात है। मामले का पर्दाफाश करने वाले संतोष गुप्ता बताते हैं कि ऐसा मामला तब सामने आया जब उन्होंने देखा कि उनसे कुछ लोग मिले और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद ये इस मामले के पीछे पड़ गए। उसके बाद इन्होंने 1992 में ही ज्योति नामक समाचार पत्र के पत्रिका में पूरे मामले का पर्दाफाश किया। पहले 1992 में पहले अप्रैल 1992 में जब इस पर रिपोर्ट छपी तो किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, परंतु बाद में 15 मई 1992 को एक और रिपोर्ट छपती है जिसमें कि फ़ोटो दिया गया था, बाकायदा लड़कियों के और आरोपियों के साथ में फ़ोटो को ब्लर किया गया था। जब ये रिपोर्ट छपी तब लोगों की आंख खुली, और उसके बाद जाकर इस मामले ने तूल पकड़ा, और पुलिस भी इस मामले को लेकर बहुत संजीदा थी। पुलिस को डर था कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के डर से पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस भी घबराई हुई थी, क्योंकि लगभग सभी आरोपी एक ही समुदाय से संबंध रखते थे, और जो विक्टिम थी, जो पीड़िता थी, वो हिंदू धर्म से संबंध रखती थी। अब आप सोचिए कि क्या हुआ होगा। संतोष बताते हैं कि पीड़िताओं का कहना था कि चिश्ती परिवार शहर में इतना रसूखदार था कि दरगाह पर लोग इनके हाथ चुमा करते थे। इसी मजहबी और राजनीतिक ताकत को देखते हुए पुलिस अधिकारी भी उन पर हाथ डालने से डरते थे। अब आप सोचिए कि क्या रसूख रहा होगा। मतलब कि इसमें गलती हमारी है। हम अपने देवी देवताओं को भूलकर उन जैसे लोगों को जाते हैं पूजने के लिए जहां पर यह सब होता है। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। उसके आगे सुनिए। 18 मई 1998 को न्यायालय में 8 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। सैयद अनवर और मौजुल्ला, इशरत अली, परवेज अंसारी, महेश लुधानी, हरीश
कैलाश सोनी, शमसुद्दीन, परंतु हाईकोर्ट ने 20 जुलाई 2001 को हरीश, कैलाश सोनी, परवेज अंसारी, महेश सुलानी को बरी कर दिया और पुरुषोत्तम नामक आरोपी ने 1994 में आत्महत्या कर ली। फारूक चिश्ती जो कांग्रेस युद्ध अध्यक्ष का नेता हुआ करता था, उसने स्वयं को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया और 2007 में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाद में उसे 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। दूसरा कुख्यात अपराधी नसीब चिश्ती के विरुद्ध ड्रग्स और हथियार के भी कई मामले थे। लगभग 24 करोड़ की स्मैक मिली थी। नसीब फरार था, परंतु 2003 में पुलिस ने उसे दिल्ली में धर दबोचा। साथ ही एक अन्य आरोपी इकबाल भट्ट 2005 और सुहेल धानी को 2018 में गिरफ्तार किया। अब सोच लीजिए कितना लंबा मामला चला होगा। इसमें भी कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं और कुछ आरोपी अभी बरी हैं, बेल पर हैं, जमानत पर बाहर हैं। पहली चार्जशीट लगाने वाले तत्कालीन एसपी आईजी क्राइम ब्रांच इनके पत्नी बताते हैं कि कई आरोपी को उम्र कैद हुई, पर कुछ पुलिसकर्मियों ने और कुछ वकीलों ने मिलकर उनके केस को कमज़ोर किया, जिसके बाद उनको जमानत दे दी गई, उनको बेल दे दिया गया। और ये हमारे सिस्टम की खामी है। आज की स्थिति यह है कि 6 आरोपी नसीब चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भट्ट, सैयद हुसैन, नसीब चिश्ती वही जो मुख्य आरोपी था, और इन सब पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है और ये सब जमानत पर बाहर हैं। और एक आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है और कहा जाता है कि ये अमेरिका भाग चुका है। इससे अधिक शर्मनाक यह है कि आज भी अजमेर दरगाह में इन चिश्तियों का उतना ही रसूख है। बताया जाता है कि आज भी दरगाह अजमेर शरीफ जाते हैं और वहाँ लोग आज भी उनका हाथ चूमते हैं। कहाँ का ये इंसाफ है भाई? आप देख रहे हैं कि इनके द्वारा क्या क्या किया गया, फिर भी हम जाकर इनका हाथ चूमते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है हम लोगों को। अब पीड़िताओं पर आते हैं। कई पीड़िताओं की शादी हो चुकी है, कई मर चुकी हैं, और एक पीड़िता ने इस मामले में न्यायालय, पुलिस के समेत पूरे समाज और न्यायिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। उसने दिसंबर 2021 को अजमेर पॉक्सो कोर्ट में चिखते हुए कहा कि क्या आप मुझे बार बार यहाँ बुलाते हैं, क्या आप मुझे जलील करते हैं, मेरे ऊपर जो बीता आप उसको फिर दोहरा रहे हैं। इस बात को 30 वर्ष बीत चुका है, मैं दादी बन चुकी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अब आप सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। आखिर जब एक महिला के ऊपर ऐसे घिनौने कृत्य किए जाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। जब आप उसको कोर्ट में बुलाते हैं, उसके साथ फिर वही सब दोहराया जाता है, फिर उसको वही सब याद दिलाया जाता है, कितनी बार टूटती होगी। ये सब सोचने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो है वो दिक्कत हमारे में है कि हम लोग इन जैसे लोगों को सरपरस्ती देते हैं। हमें इन जैसे लोगों को बताना होगा कि अब इनका ज़माना लग चुका है, अब ये ऐसा कुछ चलेगा नहीं। तो मामला ये है कि जब फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस फिल्म को बहुत जाकर देखिए। इसको जब ये फिल्म आएगी तो इसको देखिएगा, इसको बढ़ाइएगा, ताकि आगे भी लोगों को ऐसी सच्ची फिल्में बनाने का हौसला मिले। ये मामला बहुत ही संगीन है। अब आप खुद सोचिए कि आखिर क्या हुआ होगा उस समय कोई टीवी नहीं था, कोई 24 घंटा वाला चैनल नहीं था, मामले को दबाया भी गया, और कांग्रेस की सत्ता थी तो इनकी हनक भी थी। और इस हनक में इन लोगों ने इतने लड़कियों का, मतलब 100 से अधिक, आप सोच सकते हैं क्या बीता होगा उनके ऊपर में। एक लड़की जो आत्महत्या कर लेती है, उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीता होगा, ये सोचने की बात है। और हमें अपने घर परिवार को समझाने की और बताने की ज़रूरत है कि ज़माना क्या है, आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं। मामला बहुत बड़ा है, बहुत ही संगीन है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें हमें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें हौसला मिलेगा और हम इस पर ऐसे मामलों को आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, वो भी राजनीतिक मुद्दों पर ही होगा। और आप जिन मुद्दों पर हमसे बात करना चाहते हैं आप बताइए, मैं उस मुद्दे पर वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा क्या मामला है, नहीं है, सारा कुछ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उम्मीद है। और इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।